रजत क्रांति का संबंध, रजत क्रांति किससे? अंडा उत्पादन से। अच्छा ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड? दुग्ध उत्पादन से। अच्छा ठीक है। ठीक है। कौन थे उसके जनक? ऑपरेशन फ्लड के फादर किसे या फाउंडर किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन। ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। कल हमने देखा था क्रांतियां, आज हम बात करेंगे फसलें, क्रॉप्स। ठीक है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है बताइए? भारत की प्रमुख खाद्य फसल बताइए जी। भारत की प्रमुख खाद्य फसल किसे कहते हैं? कौन सी है भारत की सबसे ज्यादा आपका जो है उपभोग की जाने वाली जो आपकी फसल है वो कौन सी है? हाँ जी। गेहूं, चावल, मक्का, दाल, सरसों, क्या है? हाँ जी, चावल। वेरी गुड। कौन सा? चावल। ठीक है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सी है? चावल। भारत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला ये खाद्य फसल है। तो चावल की अगर बात करें तो चावल किस प्रकार की फसल है बताइए? खरीफ, रबी या जायद? कौन सी? खरीफ है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या बताई थी मैंने आपको? क्या होती है खरीफ फसल? जो कब बीजी जाती है? जून जुलाई में। अभी लगा रहे हैं ना धान, चावल लगा रहे हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून जुलाई। जून या जुलाई में लगाते हैं और काटते कब इसको? कब काटते हैं? कब काटते हैं भाई? अक्टूबर नवंबर में काट देते हैं। ठीक है। मार तक नहीं जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये रबी की फसल है। क्लियर? कौन सी? सॉरी, खरीफ की फसल है। कौन सी? हाँ जी। चावल का वास्तविक नाम बताएगा कोई? चावल का वानस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम। इसका जो वनस्पतिक नाम है लिखो, ओरिजा सेटाइवा। ओरिजा सेटाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ओरिजा सेटाइवा इसका वनस्पतिक नाम है। समझ रहे ना बात? जैसे वैज्ञानिक नाम समझते हैं, जैसे मनुष्य का क्या है? होमो सेपियंस। तो ये किस प्रजाति का पौधा है? ये भी ओरिजा सेटाइवा का ये जो है मूल का पौधा है। ये कौन? चावल। अब आपने ध्यान रखना, जो तमिलनाडु और बंगाल में, तमिल और दूसरा बंगाल में, इन दोनों जगह पर जलवायु आधार पर ये दोनों जो है ऋतुओं में की जाती है, क्योंकि दोनों में सेम क्लाइमेट नहीं है। यहां और यहां के क्लाइमेट में बड़ा फर्क है। ठीक है। यहां और यहां के क्लाइमेट में बड़ा फर्क है। आपने सुना तो होगा कि मॉनसून सबसे पहले कहां आता है? केरला में। कहां आता है? केरला में। फिर यहां से होते हुए यहां पर, फिर इसी तरीके से यहां से वापिस। समझ बात? तो यहां और यहां के दोनों में, बंगाल और तमिल में, जलवायु के अंतर के कारण यहां पर जो फसल है ये रबी और जायद तीनों ऋतुओं में की जाती है। दोनों नहीं बल्कि तीनों ऋतुओं में। तीनों ऋतुओं में कैसे? खरीफ में भी उगाई जाती है। ये रबी तो पहले ही है, खरीफ तो पहले ही है ना, सॉरी। तो ये रबी में भी उगाई जाती है, जायद भी है, और तीसरी खरीफ भी है। तो चावल की जो फसल है, किन राज्यों में तीनों ऋतुओं में उत्पादन इसका किया जाता है बताइए? तमिलनाडु और बंगाल। क्योंकि जलवायु में विभिन्नता के कारण वहां पर रबी, जायद और खरीफ जो है आपकी तीनों ऋतुओं में इसको उगाया जाता है। गर्मियों में भी उगाया जाता है, सर्दियों में भी उगाया जाता है, और खरीफ और रबी के बीच में भी उगाया जाता है। समझ आया नहीं है? यस या नो? तो तीसरी बात आपने ध्यान रखना कि जो आपका इसका सबसे ज्यादा उत्पादन, चावल का सर्वाधिक जो उत्पादन है सबसे ज्यादा कहां होती है? ये चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? हाँ जी, पश्चिम बंगाल।
कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। परंतु प्रति हेक्टेयर के आधार पर अगर पूछा गया तो प्रति हेक्टेयर के आधार पर कौन? पंजाब। प्रति हेक्टेयर के आधार पर पंजाब, और उत्पादन के मामले में पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। समझ आया बात की नहीं है? यस या नो? तो सबसे ज्यादा चावल जो उत्पादन होता है कहां होता है भाई? पश्चिम बंगाल में। और प्रति हेक्टेयर में कहां होता है? पंजाब में। कहां होता है? पंजाब में। समझ आया नहीं आया? ओके। इसके बाद तो जो धान या चावल है, ठीक है, जो चावल या धान है, इसकी खेती करने के लिए या फिर इसका जो उत्पादन करने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर का होना जरूरी है? कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसको? 25 डिग्री के आसपास। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होना चाहिए, और लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वार्षिक वर्षा का औसत होना चाहिए। ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा गया है भाई, ठीक है, कि चावल की खेती या चावल की फसल को उत्पादन करने के लिए तापमान कितने डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए? लगभग 25 डिग्री। जहां पर 25 डिग्री से नीचे जो टेम्परेचर है वहां पर चावल की खेती नहीं हो सकती। और जहां पर वर्षा की जो औसत है प्रतिवर्ष जो है 100 डिग्री से डाउन है, वहां पर भी वो चावल की खेती नहीं, क्योंकि पानी की मात्रा इसको ज्यादा चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्ष जो है वर्षा का औसत यहां पर होना चाहिए। क्लियर? अगला, तो इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, किस्में समझते हैं? चावल की जो भारत में प्रमुख किस्में उगाई जाती है, जैसे जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी। ये नदियों के नाम लग रहे, सारे नदियों के नाम है सारे, ठीक है, ठीक है ना। और आपका जो है ये सारी किस्में हैं इसकी, ये सारी इसकी वैरायटीज हैं। क्लियर? कौन कौन सी? जमुना हो गई, करुणा हो गई, जया हो गई, जया, पद्मा, कृष्णा और कावेरी। ये चावल की भारत में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख किस्में हैं। क्लियर बात सबको? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आती है, डपोग विधि। डपोग विधि प्रश्न आया था एक बार कि भाई डपोग विधि का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? डपोग विधि, जैसे हमारे यहाँ कैसे क्या करते, कैसे लगाते चावल, धान कैसे लगाते हैं? ऐसे करके लगाते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर डपोग विधि ये भारत में नहीं है, ये जापान और फिलीपींस में चावल उत्पादन या चावल की जो खेती की जो विधि है उसे डपोग विधि कहा जाता है। कहां पर? जापान और फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी, हाँ जी, मनीला नहीं है। मनीला कहां की है? ये है ना इधर फिलीपींस, यहाँ ये है? नहीं, मनीला नहीं है, मनीला नहीं है यहाँ की राजधानी। बताओ कहां है? मिंडनाओ, मिंडनाओ यही है, मिंडनाओ शायद है फिलीपींस की। नहीं, मनीला ही है, मनीला ही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज, यहां पर एक फिलीपींस किसके लिए फेमस है? अच्छा, बता सकता है कोई क्यों फेमस है? ये देखो जो मैंने वहां पर सर्कल किया है फिलीपींस, यहां पर ये कौन से महासागर में दिख रहा है आपको? कौन सा महासागर है इस साइड? हाँ जी, कौन सा? पैसिफिक ओशन। वेरी गुड। कौन सा? क्या है यहाँ पर खास? यहीं पर दुनिया का जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, यहीं पर सबसे गहरा एरिया है। और गहरा एरिया का नाम क्या है उसका? दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त, यानी मेरियाना ट्रेंच। कहां पर है ये? फिलीपींस के अंदर है, ठीक है, इसी फिलीपींस के पास है। समझ गए ना बात? इसीलिए फेमस है।
दूसरा मैंने बोला जापान, जापान की राजधानी, हाँ जी, टोक्यो। फिर ठीक इसके सर्कल के ठीक ऊपर जो सर्कल क्या बड़े वाला, ये जापान है। ये भी पैसिफिक ओशन में है, ये भी कहां पर है, पैसिफिक ओशन में। जापान की राजधानी कहां होगी, टोक्यो। कहां पे, टोक्यो। ओके, तो जापान को क्या कहते हैं, गुड, सूर्योदय का देश। सबसे पूरब में देश जो है दुनिया का कौन सा है, तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां लगती है, जापान में, इसीलिए इसको सूर्योदय का देश कहते हैं। और यहां पर चावल की जो खेती है उसे क्या कहते हैं, डपोग विधि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, डपोग विधि कहा जाता है। क्लियर बात सबको। चलिए, चावल उत्पादन में भारत का जो स्थान है, भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चावल उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो आपका दूसरे स्थान पर। और निर्यातक, निर्यातक क्षेत्र में शीर्ष पर। निर्यात क्या होता है, निर्यात क्या होता है? किसी चीज को बेचना, ठीक है, और आयात मतलब खरीदना, और निर्यात मतलब बेचना। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो समझते होंगे, हैं? हाँ, समझ बात। तो ये जो निर्यातक की अगर बात करें तो उसमें हम कौन से नंबर पे है, टॉप नंबर पे। और अगर प्रोडक्शन के मामले में पूछा जाए तो प्रोडक्शन के मामले में भारत कौन से रैंक पर है, सेकंड रैंक पर है दुनिया में। समझ गए ना बात, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा भारतीय कृषि निर्देशालय के द्वारा, मतलब कि भारत की, जहां पर भारत के जो आपके चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, उनके द्वारा भारत में चावल की पहली जो किस्म है वो कौन सी थी, भारतीय निर्देशालय के द्वारा तैयार की जाने वाली चावल की पहली किस्म, पहली बोनी प्रजाति भी बोल सकते हैं, बोनी, जिनकी हाइट बहुत कम होती है। जब ये पैदा होते हैं ना, उत्पादन होता है, तो हाइट क्या रहती है, बिल्कुल छोटी रहती है। तो बोनी प्रजाति कौन सी थी, जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार की गई थी, वो कौन सी थी, इनमें से कोई होगी। कौन सी थी, जया, कौन सी, जया। ठीक है, जया। क्लियर। तो जो भारतीय निर्देशालय के द्वारा तैयार की जाने वाली चावल की पहली बोनी प्रजाति कौन सी थी, जया। इज इट क्लियर, यस या नो। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां है, या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है जी, कटक, उड़ीसा में। कटक उड़ीसा के अंदर है। क्लियर। उड़ीसा के कटक में केंद्रीय यानी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। क्लियर। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। अच्छा, चावल से संबंधित जो आपका प्रमुख रोग है वो कौन सा है, रोग है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये रोग किससे संबंधित है, सड़न, किससे रिलेटेड, किस फसल का ये रोग है, सड़न जो रोग है वो किस एक फसल से संबंधित है, किससे, अदरक से। समझ गए ना बात। सड़न जो रोग है किससे रिलेटेड है, उसी तरीके से खेरा जो रोग है वो संबंधित है चावल से। किससे, चावल से। खेरा जो रोग है वो किससे रिलेटेड है भाई, चावल से। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। अगला, ये नोट कर लिया था सबने, कर दूं रब भाई। चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि चावल को पॉलिश करने से या फिर चावल को धोने से चावल से कौन सा विटामिन का लॉस हो जाता है, चावल को धोने से या फिर चावल को पॉलिश करने से। देखा होगा ना आपने पॉलिश किए हुए चावल,
देखा है कभी? अरे जिसको आप ऐसे बोलते बोले ये तो बहुत अच्छे चावल है भाई, ये बासमती के बिल्कुल चमक रहे होते हैं जो है, तो पॉलिश किए जाते हैं, उनमें पॉलिश के साथ उसको मिक्स किया जाता है। तो भाई कौन सा विटामिन का लॉस होता है फिर उससे? कौन सा विटामिन हट जाता है वहां से, चावल से? बताइए शाबाश। विटामिन ए बी सी डी, कौन सा? अपनी मर्जी से सी। विटामिन B1, विटामिन B1 तो लिखो, चावल को पॉलिश करने और इसको जो है धोने के कारण जो है विटामिन B1 का ह्रास होता है या अभाव हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। और रेटिनॉल किसका है? रेटिनॉल, हाँ, ए का। विटामिन बी से कौन कौन सा रोग होता है भाई? और विटामिन ए से? हाँ जी। विटामिन सी से? हाँ जी। विटामिन डी से? हाँ जी। और विटामिन के से? विटामिन के से? हाँ जी। क्या बोलेंगे उस रोग को? क्या बोलेंगे? एनीमिया, अरक्तता या रक्त अल्पता। ठीक है, समझ में बात? हाँ, तो ध्यान रखना। या खून की कमी, यानी खून की कमी, समझ गए ना बात? या रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, अच्छा, रक्त का थक्का बनना जरूरी है या नहीं है? ब्लड क्लॉट्स आवश्यक है नहीं है भाई? आवश्यक नहीं है भी और नहीं भी, दोनों मात्रा में सही होना चाहिए। ज्यादा ही किसी में विटामिन के हो तो उसे दिल का दौरा पड़ने की संभावना है या फिर ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां होने का संभावना है। क्योंकि अगर आपका ब्लड आपकी जो मांसपेशियों में गाढ़ा हो जाता है तो सर्कुलेट करना क्या कर देगा? वो कम कर देगा। और सर्कुलेट जब कम करेगा तो ब्लड क्लॉट्स पड़ जाएंगे। दिल की जो आपकी मांसपेशियां होती है, माइंड की जो मस्तिष्क की जो आपकी मांसपेशियां, नसें जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका क्या है, ब्लड क्या है, सर्कुलेट नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, जिससे आप क्या है, मस्तिष्क के रोगी या फिर दिल के रोगी या फिर विभिन्न प्रकार के आपको रोग हो सकते हैं या फिर हार्ट अटैक आपको आ सकता है। और रक्त का थक्का ना बनना दिक्कत यहां इसलिए है क्योंकि अगर आपको कहीं कट लग जाता है तो आपका ब्लड तत्काल रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा और लगातार रक्त बहने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। समझ गए ना बात? फिर तो वही बात आ गई ना कि अगर कोई नस काट दे तो भी मृत्यु हो जाए, परंतु जिसका पूरा हाथ कट जाता है वो कभी नहीं मरता है। कईयों के जब हाथ कट जाता तो क्यों नहीं मरता हो? नस काटने से मर जाता है। नहीं तो फिर क्यों नहीं मरता जब पूरा हाथ ही कट लो तो? नहीं, नस भी तो हाथ में ही है ना, तो यहीं से कट गया तो फिर तो कईयों देखे होंगे आपने ऐसे आदमी, देखे ना ऐसे कईयों हैं? अच्छा, कल पता करके लाना जरा क्यों होता है ऐसा है कि जब हाथ कट जाता है तो आदमी का ज्यादा वो नहीं होता है, परंतु जब नस काट लेता तो आदमी मर जाता है। देखा होगा आपने मूवी में, उसने नस काट ली भाई, हैं? तुमने तो नहीं करिया ट्राई किसी ने? एनीवन? हैं? चलिए अगला, तो आगे देखेंगे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में आपके जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन ए। और आपका जो चावल को धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है? B1। कौन सा? B1। और गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अच्छा, हिमाचल की जो चाय है वो किस नाम से बिकती है? हिमाचल की जो चाय है वो किस नाम से बिकती है बाजार में? ऑप्शन 2 है आपके पास, ग्रीन गोल्ड या गोल्ड ग्रीन। हाँ जी, है ग्रीन गोल्ड ग्रीन किस नाम? एक दिक्कत, गोल्ड ग्रीन के नाम से बिकती है। ये हमारे को पता रहता है कि ग्रीन गोल्ड है, गोल्ड ग्रीन है। ये चोरी चोरा
या फिर चोरी चोरा या चोरा चोरी के जैसा है ये भी एक, मतलब दोनों नाम सेम सेम है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहले क्या है, गोल्ड ग्रीन के नाम से बिकती है हिमाचल की चाय। ठीक है, अच्छा आगे देखो। तो ये हमने किसके बारे में बात करा, चावल के बारे में। तो इसमें हमने देखा था, इसके उत्पादन के बारे में देखा था, अनुसंधान केंद्र देखा था, इसकी प्रमुख किस्में देखी थी, उत्पादन के लिए तापमान देखा था, ठीक है, वार्षिक वर्षा का औसत देखा था, ठीक है, इसका जो है आपका आयात और निर्यात के बारे में बात की थी, ठीक है, और इसके जो है प्रमुख रोगों के बारे में बात की थी। ठीक है, आगे हम दूसरी जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। कौन सी, गेहूं। क्लियर। तो गेहूं की अगर बात करें तो इसका जो वनस्पतिक नाम है लिखेंगे ट्रिटिकम सराइवम या फिर आपका जो है स्टाइवम। ट्रिटिकम स्ट्राइवम, ठीक है, बम बम, ठीक है, ट्रिटिकम स्ट्राइवम, ये इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। क्लियर, किसका, गेहूं का। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से किसी क्रांति में गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, बताइए। हरित क्रांति सबको पता है, कल बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर आधार पर पंजाब में, पर हेक्टेयर के आधार पर पंजाब में, और कुल उत्पादन में कहां पर, हाँ, इसकी प्रमुख किस्में बताइए। सोनालिका, कल्याण सोना, राज 3077 और अर्जुन, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं, वैरायटीज है। सोनालिका, कल्याण सोना, राज 3070 और अर्जुन, ये किसकी प्रमुख किस्में हैं, किसकी, गेहूं की। ठीक है, समझिए ना बात। तो ये हमने किसके बारे में बात करी भाई, गेहूं के बारे में। अभी देखेंगे अन्य जो फसलें हैं, जैसे मोटा अनाज। अब मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें आ जाए, जैसे ज्वार आ जाता है, ठीक है, बाजरा आ जाता है, तो लिखो जरा। खासकर जैसे ज्वार, बाजरा, ठीक है। तो भारत ने किस साल को मोटे अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की थी? भारत में कौन सा साल मोटे अनाज के रूप में मनाया गया था? 2018। 2018 जो है भारत में अनाज के रूप में मनाया गया था, भारत के अंदर। फिर जब भारत में मोटे अनाज के रूप में 2018 को सेलिब्रेट किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र ने किस एक साल को मोटे अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की? संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने 2023 को मोटे अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की। यूएनओ के द्वारा कौन सा साल मनाया गया मोटे अनाज के रूप में? 2023। और जबकि भारत ने किसको मनाने की घोषणा करी? 2018। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। ज्वार उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, ज्वार उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का। किसका? राजस्थान का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र लिखा। बाजरे की अगर बात करें तो जो बाजरा है
ये अफ्रीकी मूल का पौधा है बाजरा। जो बाजरा है ये अफ्रीकी मूल का पौधा है। अफ्रीकी मूल समझते हैं कि इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले अफ्रीका में की गई थी। इसका उत्पादन सर्वप्रथम जो है अफ्रीका में किया गया था। अफ्रीकी लोगों के द्वारा सबसे पहले बाजरे की खेती की गई थी और धीरे धीरे चल के ये जो है बाजरा है संपूर्ण विश्व के भिन्न भिन्न देशों में उगाया जाने लग गया। तो बाजरे की अगर बात करें अफ्रीकी मूल का पौधा है ये। क्लियर। दूसरा, ये किस प्रकार की फसल है भाई? खरीफ, रबी या जायद? हाँ जी, कैसी फसल है ये भी? खरीफ फसल है। ठीक है, कैसी फसल है? खरीफ। और दक्षिण भारत में ये खरीफ और रबी दोनों के रूप में उगाई जाती है। खरीफ और रबी दोनों में उत्पादन किया जाता है। कहां पर? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। अगला, बाजरा उत्पादन में प्रमुख स्थान राजस्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर। और पहले स्थान पे हाँ जी, हाँ। अगला जो फसल है हमारे पास मक्का। क्या बोलते हैं इसको, मक्के को? हैं? क्या बोलते हैं मक्के को? मक्की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमेज। हाँ, क्या बोलते हैं? कॉर्न। ठीक, अमेज बोलते हैं। जो आपका मन करे बोल लो। मक्की बोलना है मक्की बोल लो। ठीक है, चलिए। तो कैसी फसल है मक्की? है खरीफ फसल है भाई। ठीक है, ये अमेरिकी मूल का पौधा है। अच्छा, भारत में ये अमेरिका के द्वारा सबसे पहले उगाया गया था। तो फिर भारत में इसकी खेती सबसे पहले किसने की थी बताओ? कौन लेकर आया था भारत में सबसे पहले मक्के के बीज को? हैं? पता है किसी को? बताइए बताइए, शाबाश। नहीं पता? पुर्तगालीज। कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा भारत में सबसे पहले इसकी खेती की गई थी। तंबाकू भी कौन लाया? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी किसने की? हाँ जी, पुर्तगाली। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। कहाँ आया था? कहाँ आया था? यहाँ केरल, कोची। कोची का राजा कौन था उस समय? जमोरीन। कौन था? जमोरीन। अच्छा, पुर्तगाल का भारत में पहला वायसराय कौन था? हाँ जी,
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। समझ ना बात। जबकि भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जो आपका वायसराय था वो कौन था, या अंग्रेजी जो आपका राजदूत था वो कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ना 31 दिसंबर 1600 को। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? अरे तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था हेरोडोटस। अंग्रेज तो 19वीं सेंचुरी में, 18वीं 16वीं में। हाँ जी। कैप्टन विलियम हॉकिंस कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, ध्यान रखें। जहांगीर, फिर उसके बाद सर थॉमस रो आया था। फिर थॉमस रो को परमिशन दे दी थी फैक्ट्री लगाने की। इसी कारण से अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में लगाई थी। ठीक है, आगे हम हिस्ट्री में बात करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल कहाँ पड़ता है आपको पता है? ये पुर्तगाल पड़ता है यहाँ पे, ये है यहाँ पुर्तगाल। ठीक है, तो पहले स्वेज नहर तो थी नहीं। स्वेज नहर कहाँ है? यहाँ, ये स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल है यहाँ। ठीक है, किसको जोड़ रही है ये? लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगर भारत से शॉर्टकट में कहाँ जाना है, यूरोप जाना है, तो इधर से होते हुए अरब सागर से होते हुए यहाँ अदन की खाड़ी से, इसलिए लाल सागर के स्वेज नहर का माध्यम से यहाँ भूमध्य सागर और यूरोप में प्रवेश। पहले ये स्वेज नहर नहीं थी, तो इसी कारण से इसको यहाँ से आना पड़ा इस तरह से होते हुए। पहले वो यहाँ से इधर आया, पहला स्टेशन यहाँ बनाया, फिर यहाँ से होते हुए फिर दोबारा यहाँ पर आया। तो देखो कितना लंबा चक्कर काट के आना पड़ा, कितना साल लगा होगा है, कितना टाइम इसको लगा होगा, इतना लंबा चक्कर, पूरा अफ्रीका को। इसी के साथ आपका जो कोलंबस था, कोलंबस स्पेनिश यात्री, ये स्पेन है यहाँ। कोलंबस को भेजा गया था भारत की खोज करने। कंपास उसके पास था नहीं, इसीलिए वो सीधा इधर आने की बजाय किधर चले गए, इधर। इसी कारण से उसने अमेरिका की खोज करी थी, जेम्स कोलंबस ने। ठीक है, समझ ना बात? हाँ, चलिए आगे देखें। तो सबसे पहले जो मक्का है, मक्का उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन? कर्नाटक। ठीक है, मक्का उत्पादन में सबसे बड़ा शीर्ष राज्य कौन सा? कर्नाटक। ठीक है, दूसरी बात इसमें, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, या ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, क्या? आराम से बोलो थोड़ा, क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, वसा मतलब किस में होता है? तो जो नॉन वेज नहीं खाते वो कहां से खाएंगे? ठीक है। और विटामिन्स हैं, मिनरल्स, और लोहा भी चाहिए ना, लोहा खा लो फिर हैं। सब्जियों में आ जाएगा ना लोहा, फ्रूट्स में आ जाएगा आयरन, सेब हो गया, पालक हो गया, आयरन होता है इसमें हैं। अच्छा, और क्या चाहिए? तो कौन सी फसल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, लगभग 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? किन खाद्यान्न फसल में? मक्का में। किसमें? मक्का में लगभग जो कार्बोहाइड्रेट है 80%। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस खाद्यान्न फसल में पाई जाती है? कितनी? हाँ, और मक्का का जो प्रोटीन होता है, इसका जो प्रोटीन होता है मक्का का, मक्का के प्रोटीन को क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। जैन क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। ध्यान रखना बात, क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। तो जैन क्या है? मक्का से प्राप्त प्रोटीन को जैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। समझ आया? इसकी प्रमुख किस्में लिखो, गंगा 5,
गंगा 5 लिखा। इसके अलावा डेक्कन 101, डेक्कन 101 और गंगा 11। ये भारत में मुख्यतः इसकी जो वैरायटी है, तो भारत में सर्वाधिक जो है जिनका उत्पादन किया जाता है। समझ आया? तो ये थी मक्का के बारे में, ये था किसके बारे में? मक्का के बारे में। क्लियर? अच्छा, कल के लेक्चर में हम बात करें, कल इसको खत्म कर देंगे भाई, कल ये खत्म। चलो थोड़ा और लिख लेते आगे, एक दो देख ले। जो लिखो जरा, जो। तो जौ की अगर बात करें, ये शीतोष्ण कटिबंधीय का पौधा है, रबी फसल है। ये कैसी फसल है? तो ठंड में उगाई जाती है भाई। कब बीजी जाती है? अक्टूबर नवंबर में। मार्च अप्रैल में गेहूं के साथ इसको काटा जाता है। ठीक है? अच्छा, ये जो की जो फसल है वो किस काल से चली आ रही है भाई? सिंधु सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जौ के अवशेष पढ़े थे हमने, गेहूं चावल जो है। तो हड़प्पा काल से चली आ रही है प्रमुख फसल है जो आज भी भारत में जिसका प्रचलन है। इसके उत्पादक राज्य देखो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, ठीक है? अच्छा, अगली देखो, दलहन या दाल। दाल की अगर बात करें तो दालों की खेती करने से क्या लाभ होता है बताइए? है नंबर 1, मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होगी, और दूसरी उपजाऊ शक्ति का लगातार बढ़ते रहना। एक फायदा होता है। एक तो मिट्टी में लगातार फर्टिलिटी बनी रहती है, और दूसरा मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता बनी रहती है। ठीक है? ये दाल को उत्पादन करने के लाभ है। क्लियर? ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है दालें। किसका स्रोत है ये? प्रोटीन का। ठीक है? अच्छा, सबसे बड़ा भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता, कंज्यूम करता है भारत दाल को सबसे ज्यादा। भारत दुनिया में दाल का सबसे ज्यादा उपभोग या उपयोग करने वाला देश है। ठीक है? और उत्पादन में भी सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में उपभोक्ता और उत्पादन दोनों में भारत कौन से रैंक पर है? फर्स्ट रैंक पर। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है दाल का? मध्य प्रदेश में। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्लियर? यस या नो? आज के लिए बहुत है। हाँ, अच्छा ये बताइए, कौन कौन सी फसलें पढ़ी हमने आज?